देखिए कमाल, जिनका हिस्सा 10 था वो ले रहे 50 और जिनका हिस्सा था 52 वो ले रहे 10। जो ये इन पार्टियों के तलबे चट्टू नेता बने हुए हैं, इन लोगों ने ही इस समाज को बेचा है। कांग्रेस है, चौटाला है, बंसीलाल है, बीजेपी है, सभी सरकारों ने जम करके शोषण बैकवर्ड क्लास का सबसे ज्यादा किया। अगर लुटेरों को आप लूट लेंगे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन जमीर मत लीजिए। इतना दुश्वार हालात इस हलके का मैंने देखा, शायद पूरे हरियाणा में मैंने नहीं देखा। भाई अगर तुम वोट डालेंगे तो ही हम ये कॉलेज यहाँ पर खोल लेंगे, अन्यथा नहीं खोल लेंगे। नमस्कार, मैं विकास और आप मेरे साथ देख रहे हो खबर तहलका। और तहलका में तहलका के लिए आज हम सीधी बात करेंगे। और सीधी बात के आज के हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और हरियाणा में चर्चित चेहरे हैं। कुरुक्षेत्र से एक्स MP हैं, राजकुमार सैनी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। बड़ौदा में उपचुनाव और उपचुनाव को लेकर आप यहाँ डेरा डाले हुए हैं, तो क्या लग रहा है? आप लोगों से मिलते हो, किस प्रकार का जो मिजाज है लोगों का वो नज़र आ रहा है? बड़ौदा चुनाव में हमने पूरे इलाका को घूम करके 2-2, 3-3 बार सभी गांवों को कवर करने के पश्चात देखा गलियों का हाल, पानी का हाल, शिक्षा का हाल। यहाँ मैक्सिमम विधायक जो ज़्यादातर कांग्रेस के रहे हैं और बीजेपी भी 6वें साल में चल रही है। हमने इस हलके का हालात, शायद पूरे मेवात में भी कोई ऐसा हलका ना हो, इतना दुश्वार हालात इस हलके का मैंने देखा, शायद पूरे हरियाणा में मैंने नहीं देखा। ढिंढोरा पीटने के लिए भूपिंदर सिंह हुड्डा विकास का राग अलापता है, उसी की ये कंस्टिट्यूंसी रही है, लोकसभा में भी रही है, विधानसभा के साथ भी जुड़ी रही है। और यहाँ से विधायक 6-6, 7-7 बार कांग्रेस के रहने के पश्चात जो कांग्रेस ने इस हलके का बदहाल किया, तो मैं ज़्यादा तो कहूँगा कि कांग्रेस की जिम्मेवारी है। लेकिन दूसरे नंबर पर कि बीजेपी ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मैं 4 दिन पहले एक बिलबलान गांव में और जसराना गांव में, 2 गांव में मैंने मीटिंग की। एक गांव में 3 बजे और दूसरे गांव में 5 बजे। 3 बजे जसराना गांव में भरी महफिल के अंदर मैं अपनी बात कर रहा था, लेकिन एक आदमी कान में फुसफुसाता है और वो उठ के दौड़ लेता है। उसको देख के 2-3 आदमी और दौड़ते हैं। मैंने कहा, अरे क्या कोई एक्सीडेंट हो गया? बोले नहीं सर, जो है ना पानी आ गया, यहाँ 5 दिन बाद पानी आता है। तो जितने पानी का नाम सुनते ही जितने लोग महफिल में बैठे थे, सब के सब ये कह के भाग गए कि जी 1 घंटे बाद ही मिलेंगे, अब आपको हमें पानी भर लेने दो। और टू दी सेम पोजीशन बिलबलान गांव के अंदर मैंने देखी है। जिस देश की 73-74 साल की आज़ादी के बाद मूलभूत ज़रूरत जो पानी है, जब हम वो पानी पूरा नहीं कर सके, तो इस दलित और पिछड़े की जो 75% आबादी है, इसकी नौकरियां, रोजगार, कारोबार का तो किसने सुध लेनी थी? शिक्षा और स्वास्थ्य की सुध किसने लेनी थी, जब अभी तक हम पानी पे मुहैया नहीं करा सके? पार्टी कहती है, खासकर बीजेपी, आपने बीजेपी पे बात की, बीजेपी कहती है कि हमने पिछड़ों को हक दिया है, 7-8% तो हमने पंचायत पद में यानी सरपंच पद में भी आरक्षण दे दिया। लेकिन पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा बीजेपी वाले लोगों को कि आप 8% क्यों दे रहे? अगर दान भी देना होता है वो भी दसवंध निकालते हैं लोग, 10% तो उसको भी दे देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारा 27% लिख रखा, तो तेरे पास कौन सी अथॉरिटी है? सरकार के पास कौन सी ऐसी चाबी है जो उनका हक देने की बजाय जो है ना उनका गला काटने का काम कर रहे हैं? ये एक पंच, सरपंच, एक पंच तो हमारा म्यूनसिपल कमेटी में भी और पंचायत में भी 1-1, 2-2 हमारे लोग तो ऑलरेडी पहले से ही बनते चले आ रहे हैं, इसमें नया क्या कर दिया? लेकिन बीजेपी को मैं बताना चाहूँगा कि आप 6 साल से राज में हो, इसी बड़ौदा हलके के अंदर आपने कितने लोग नौकरी लगाए, कितने लोगों को आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, हमारा कोई भेदभाव नहीं। और अगर आपका भेदभाव नहीं तो अब 2 शिलान्यास आप कर रहे हैं और उसको दिखा करके आप ये कहते हुए घूम रहे हैं कि भाई अगर तुम वोट डाल लेंगे तो ही हम ये कॉलेज यहाँ पर खोल लेंगे, अन्यथा नहीं खोल लेंगे।
इसका मतलब ये है कि ये शिलान्यास जो है ना सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए खोले गए हैं। लगाने तो आपने होते तो 6 साल पहले से लगाते हैं। आज भी हम बीजेपी वालों की उस बात को भूले नहीं हैं। जब जींद का चुनाव हम लड़ रहे थे उस दिन तीन दिन पहले चुनाव से, जबकि चुनाव में ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं कर सकते, लेकिन 3 दिन पहले 4th क्लास की एक लिस्ट में 1800 बच्चे राजकुमार सैनी को लेट डाउन करने के लिए सिर्फ क्लास 4 के अंदर ग्रुप डी के बच्चे 1800 लगाए गए। बहुत सारे लोग मेरे से जुड़े हुए थे, उनका थोड़ा सा उनको लालच दिया गया और वो लोग इनके साथ जुड़े। उसके बाद कितनी भर्तियां करी, इसी क्लास 4 की या क्लास 3 की या हमारे क्लास 2 की कितनी भर्तियां फिर बीजेपी बताए कि कितनी की। आज दलित और पिछड़ा की जो रोजगार की हिस्सेदारी है मात्र सिर्फ 11% की हिस्सेदारी है। जो हमारे पास जो है ना इस वक्त स्थिति ये है कि हमें ये समझ में नहीं आया कि क्या ये लोग वोटें सिर्फ दिखावे के लिए ही मतलब जो है ना लोग काम करते हैं। ये मैंने आप लोगों को इसलिए दिखाना उचित समझा कि दलित व पिछड़ा की 90% वोट बीजेपी ने ली। बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी सिर्फ 11%, 11.23% है, यानी 11.25% है। और जिन लोगों के पास हरियाणा रहा, 5 मुख्यमंत्री एक ही समाज के, भजनलाल, बंसीलाल, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपिंदर सिंह हुड्डा, जिन्होंने अपने लोगों को, ये मेरे हाथ में पेपर हैं, 50 से भी एबव वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर इन लोगों ने अपने लोगों को नौकरियां दे रखी हैं। जो 10% लोग हैं उनके पास नौकरी 50 से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा, और 52% लोगों के पास सिर्फ 11% है। देखिए कमाल, जिनका हिस्सा 10 था वो ले रहे 50 और जिनका हिस्सा था 52 वो ले रहे 10। यही भेदभाव लेकर के हम बड़ौदा चुनाव में उतरे हैं कि भाइयों तुमने सारी पार्टियों को वोट डाल के देख लिया, 73 साल हो चुके हैं। कब तक आप लोगों ने अपने बाप को भी, आप जो है ना अगर हिस्सा ना मिले तो टोकते हैं, लड़ते हैं। तो ये जो भेदभाव और शोषण हो रहा है, इस शोषण के पीछे हमारी अंधविश्वास, पाखंड और जो अशिक्षा और उसके साथ साथ जुड़ा हुआ हमारी मानसिक गुलामी, ये हमें खड़ा होने नहीं देती। लेकिन मैं सभी दलित पिछड़े भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा कि यदि आप हिस्से की बात करते हैं तो फिर आप लड़ना सीखें, लड़ ना सको तो बोलना सीखें, बोलना ना सीख सको तो बात को कोई हाय हल्लो में समर्थन देना सीखें। मेरी आप सब भाइयों से विनती है कि जो बीजेपी बैकवर्ड क्लासेस के आरक्षण के समय भूपिंदर सिंह हुड्डा ने झूठे कागज बना करके जो अपने लोगों को 9 स्टेटों में आरक्षण दिलवाया, कितने हजार नौकरी बैकवर्ड क्लासेस के हिस्से की उन लोगों के पास चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को खारिज कर दिया। उसके बाद जो हरियाणा भूपिंदर सिंह हुड्डा के लोगों ने जलाया, 17 लोग मौत के घाट उतार दिए, और अभी तक भी उन लोगों के बेचारों की घर गृहस्थी नहीं संभल पाई जिन लोगों के कारोबार और मुकाम जल गए। और डरती हुई बीजेपी उनको आरक्षण देती है, जिसको जाकर हम हाई कोर्ट में जाके जो है ना स्टे करा के लोगों के सामने ये बात रखते हैं कि इस जात की जनसंख्या कितनी, नौकरी कितनी। तब ये पेपर हरियाणा सरकार हाई कोर्ट को मुहैया कराती है कि 10% लोगों के पास आज 50 से 52% नौकरी है और 52% लोगों के पास 10-11% नौकरी है। हमारे इस प्रदेश के अंदर जितनी दादागिरी, भेदभाव और शोषण इस कमज़ोर तबके का हुआ, मैं नहीं कह सकता कि अगले आने वाले 100 साल में भी इसकी भरपाई हो जाए, लेकिन आज से भी अगर हम चलना सीखेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूँ ये सीट बड़ौदा की यदि हम जीत करके लोगों, इन बड़ी बड़ी पार्टियों के लोगों को औकात दिखा देते हैं तो 2024 का इलेक्शन हम जीत करके आपको इंसाफ दिलाएंगे। अच्छा राजकुमार जी, आपकी बेबाकी के लिए तो आप जाने ही जाते हो, और मैं आपने पुरानी पार्टी का भी जिक्र पूरा कर ही लिया, तो क्यों ना उस पर भी खुलकर बात हो जाए। जब आप एमपी थे कुरुक्षेत्र से,
भारतीय जनता पार्टी की सीट से आप लड़े थे, उस समय भी हालात यही थे, कैबिनेट में भी पिछड़ा वर्ग की कोई खास एंट्री नहीं थी, और अब की बार भी कुछ नहीं है। चेयरमैनिया की बात कर लो या दूसरी तरीके की जो भी बड़े पद सरकार में होते, उनमें भी उस समय आपने क्यों नहीं मुख्यमंत्री के सामने ये चीज़ें रखी, ना केवल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के आगे भी क्यों नहीं रखी? देखिए, मुझे 25 साल हो गए दलित और पिछड़ा वर्ग के साथ हो रहे शोषण में। जब बंसीलाल की मैंने 3 भर्तियां देखी थी, तब भी मैंने अपने पद से रिजाइन दिया था और मंत्री पद छोड़ा था और ओम प्रकाश चौटाला को बनाया था। 3 भर्तियां देखने के बाद जब 10% SC/BC के लोग एडजस्ट नहीं हुए तो 50% तो सुप्रीम कोर्ट ने भी लिख रखा। लेकिन वही टू दी सेम ढाक के 3 पात ओम प्रकाश चौटाला ने भी 3200 JBT टीचर भर्ती करता है, उसमें 500-600 लोगों के अलावा जो हमारा 1600 लोग लगने चाहिए थे, और मंडल आयोग की रिपोर्ट मानने तो 2400 लगने चाहिए थे। लेकिन जब हमने विरोध किया तो मुकदमे भुगतने पड़े। 4 साल तक विजिलेंस इंक्वायरियां चलती रही। आज ओम प्रकाश चौटाला उसी भेदभाव की वजह से तिहाड़ जेल में है। यही काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया, जो बंसीलाल जी और ओम प्रकाश चौटाला ने किया था, वही उससे भी बढ़ करके उन्होंने किया। लेकिन आप ये बात कह रहे हैं कि आपने तब क्यों नहीं किया। मैंने तो बंसीलाल पे भी विरोध किया, चौटाला पे भी पद छोड़ा, मंत्री पद छोड़ा, MLA-शिप छोड़ी और बीजेपी में भी सांसद पद छोड़ा। ये लोग जो भी हमारे MP MLA हैं, ये हमें लुटवा रहे हैं। ये हमारे जो MP MLA हैं, हमारे को कोई काम पड़े तो बस इतना ही कह पाएंगे, जी देख लेना। अगर कहीं यूँ बोल दिया कि भाई ये करना ही है जी, तो इतनी देर में उसका जूत परेड हो जाता है। आपको गांव में कोई पंच नहीं बनाता, हमने टिकट दी, MLA बन गया, अब बैठ कर रोटी खा ले, ठेकेदारी मत कर। यही बदनसीबी इस बैकवर्ड समाज की। ये हमारे लोग अपनी टिकट की भूख में कहीं अगला टिकट ना कट जाए, ये लोग चुप रहते हैं। आज भी माननीय प्रधानमंत्री के पास अगर ये लोग 200 बैठे हैं बीजेपी में SC और BC के, अगर आज भी ये इकट्ठे होकर के जाएं, हमारा बैकलॉग और हमारी हिस्सेदारी, जिन भी भर्तियों में हमारा बैकलॉग खाली पड़ा है, या तो इसे पूरा कर दें, नहीं तो ये पकड़ो हमारा अर्जन 1 दिन में पूरा हो सकता है, लेकिन अगला टिकट इन लोगों का कट जाएगा। इस दबाव में ये लोग कभी बोलते नहीं, क्योंकि सारी पार्टियां के मुखिया अपर कास्टों से लोग पार्टियां बना करके चलाए हुए हैं, और हमारे दलित और पिछड़े लोग इनके तड़वे चाटू राजनीति में कहीं ना कहीं बौने साबित होते हैं, और ये लोग अपनी रोटियां सेक जाते हैं, समाज को बेच जाते हैं। बीजेपी पर आरोप भी लगता है, और खासकर आप पे भी, जब आप कुरुक्षेत्र से MP थे, लोग कहते थे कि बीजेपी ने जानबूझकर राजकुमार सैनी को आगे कर रखा ताकि नॉन जाट की राजनीति की जाए। बीजेपी नॉन जाट की राजनीति करने के नाम पर सरकार में भी आ गई, लेकिन नॉन जाट के लिए खासकर मंत्रालय में मनोहर के पिटारे से अभी तक कुछ भी नहीं मिला। चाहे राम कुमार कैसब की बात कर ले या फिर रणवीर गंगवा को भी लालीपाप देने का काम है। देखिए, मैंने आपको कहा कि हमारे पूरे देश के अंदर, चाहे सेंटर हो या स्टेट, जुडिशरी में हमारे जितने हाई कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट है, आज तक बैकवर्ड क्लास का एक भी नॉट इवन ए सिंगल पर्सन, एक भी जज नहीं है। हमारे देश के अंदर शेड्यूल कास्ट के सिर्फ 18 जज हैं अभी तक 600 जजों में। हमारे देश के अंदर 90% वोट मोदी जी ले गए बैकवर्ड के नाते, मुखौटा लगा करके। अगर मोदी जी आप बैकवर्ड हैं तो फिर ये कम से कम, अगर 52% आप मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते, कम से कम ये 27% तो आपको अब तक कर देना चाहिए था, अगर आप बैकवर्ड के मसीहा बन गया है। आपने तो कैबिनेट के अंदर एक भी मंत्री, कैबिनेट स्तर का एक भी अपनी सरकार में नहीं लिया, और यही पोजीशन हरियाणा सरकार के अंदर भी है। हमारे लोगों को तो सिर्फ हिलाने के लिए एक लीर बांध दी जाती है, लोग तो उसे झंडी कहते हैं। मैं कहता हूं कि वो दिखावे के तौर पर एक मतलब जो है ना, उसका सिंबल ऑफ आइकॉन है कि उसको जो है ना, ये हमने मंत्री पद और गाड़ी दे दी। समाज के हितों को लुटवाने के लिए सबसे बड़ा रोल इन्हीं मंत्रियों और MP MLA का है। ये लोग कभी इन समाज के लिए नहीं बोलते, जबकि इतना शोषण सारी सरकारों में, कांग्रेस है, चौटाला है, बंसीलाल है, बीजेपी है, सभी सरकारों ने जम करके शोषण बैकवर्ड क्लास का सबसे ज़्यादा किया, जो आज हमारा 40 विश्वविद्यालयों में एक भी प्रोफेसर अब तक नहीं लगने दिया।
1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। रेलवे में हिस्सेदारी 8% है। विधि आयोग, नीति आयोग, हमारा जो है ना कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, हमारे जितने भी मकाम हैं सब के सब 5%, 7%, 8%, ऑन एवरेज 11%। जब तक देश के अंदर 70-75% आबादी भिखारियों जैसा जीवन जिएगी, इस देश का निर्माण नहीं हो सकता। जब मेरे पास मकान बनाने के लिए, अपनी घर गृहस्थी को संवारने के लिए जेब में पैसे नहीं हैं, मैं मार्केट से क्या खरीदूंगा? जब मैं मार्केट से कुछ खरीदूंगा ही नहीं तो इंडस्ट्री डेवलप कहाँ होगी? इंडस्ट्री डेवलप तब होगी जब सब लोगों की जेब में पैसे होंगे, सब लोग सामान खरीदेंगे तो इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री लगेगी तो रोजगार खुलेंगे। बदकिस्मती है देश की, हमारे पास इतने संसाधन थे, दुनिया भर का लोहा, कोयला, एल्युमिनियम, सिलिको मैग्नीज, कार्बोहाइड्रेट, क्रोम, जिससे जहाज़ों की, गाड़ियों की सीटें बनती हैं। हाँ मित्रों, हमारे देश में बहता हुआ नदियों का पानी, कितनी बिजली 1-1 किलोमीटर के ऊपर हम हाइड्रो चैनल लगा करके बिजली बना करके अपने देश में कोयला लोहे का बेशुमार भंडारण होने के बाद हम पूरे विश्व के ऊपर अपने बच्चों को इंडस्ट्री लगा करके काम के साथ जोड़ करके पूरे विश्व पे कब्जा कर सकते थे, जैसे चाइना ने किया। चाइना की 90 करोड़ आबादी थी जब हमारी 70 थी, लेकिन उन्होंने 90 के 90 करोड़ों को वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत जो है ना एडजस्ट कर दिया, लेकिन हमारी 140 करोड़ आबादी चली गई। हम अपने देश में तब भी 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर बना रहे थे और आज भी हम मंदिर बनाने में लगे हुए हैं। यहाँ इंडस्ट्री स्टैब्लिश या कोई अस्पताल या कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बनाने पर जोर नहीं लग रहा। यहाँ तो मंदिरों में पता है कि फोकट का चढ़ावा आएगा। कहते हैं कि 3.5 लाख लोग हर रोज आएंगे, अगर 100 का नोट भी चढ़ाएंगे तो 3.5 करोड़, अगर 1000 या 10,000 चढ़ाएंगे तो हजारों करोड़ पर डे। उसमें दलित और पिछड़ेगा एक भी उस कमेटी के अंदर मेंबर नहीं लिया गया। कहने के लिए हम सब हिंदू बनाए जाते हैं, मुसलमान के लिए लड़ाने के लिए राजनीति डिवाइड एंड रूल करके ये लोग हमें पिछले 75 साल से हमारी बोर्ड को वोट बैंक समझ करके इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे को मरने के कगार पर लाके छोड़ा हुआ है सभी पार्टियों ने। अच्छा, एक बात और है, राजकुमार सैनी एक नाम से बदनाम है कि ये जाटों के खिलाफ बोलता है। यहाँ पर मैम से विधायक हैं और वो भी भाजपा समर्थित थे, अब उन्होंने अपना समर्थन भी वापस ले लिया, बलराज कुंडू। वो जगह जगह पोस्टर लगवाते हैं, मुख्यमंत्री को पंजाबी बताते हैं, पाकिस्तानी बताते हैं, सूबे सिंह समैन आते हैं, एक बड़ौदा में बड़ा खाप का प्रोग्राम करवाते हैं, वो जाटों की बात करते हैं, नॉन जाटों के खिलाफ जहर उगलते हैं। और उसके बाद अभय सिंह चौटाला जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, इनेलो के बड़े नेता भी हैं और सालों तक बड़ी राजनीतिक परिवार भी माना जाता है, वो भी आके केवल आरक्षण में जो जाटों के बच्चे मरे थे उनकी बात करते हैं। तब राजकुमार सैनी बोलता तो दर्द क्यों होता है? देखिए, आटा गूंदे हिल्दी क्यों, ये बात कहावत है कि छोटा मुंह बड़ी बात किसी को बर्दाश्त नहीं होती। ये लोग, अगर मैं आपको जींद रैली की एक क्लिप दिखाऊं तो कम से कम 1000 लोगों ने मेरे को मंचों से गालियां दे रखी हैं। मेरा एक शब्द कभी किसी बरादरी के नाम से, नेताओं को मैंने टोका लेकिन बरादरी को मैंने कभी गाली या कोई ओछे शब्द कहे हों तो मेरी जेब काट लें। मैंने ये बात कही कि वो साबित करके दिखाएं, लेकिन पीड़ा क्या है, भाईचारा खराब हो रहा है। अगर तो हम अपने साथ हुए भेदभाव, जिन लोगों ने भाईचारा खराब किया, सब कुछ अपने लोगों को दे दिया, ये 50% नौकरी जो हाई कोर्ट में साबित हो चुकी है, ये 50% नौकरी 10% हक के बदले में जिन लोगों ने ली, भाईचारा उन्होंने खराब किया। लेकिन जब हम इसका जिक्र करते हैं तो फिर पीड़ा होती है कि राजकुमार सैनी भाईचारा खराब कर रहा। लेकिन मंचों से चाहे अभय सिंह चौटाला है, चाहे धर्मपाल मलिक है, चाहे ओम प्रकाश मान है, और चाहे जो है ना आपका बलराज कुंडू है या सूबे सिंह समैन है, जितने भी नेताओं ने, बलराज बलहारा है, कितने लोगों ने मंचों से राजकुमार सैनी की माँ और बेटी की गालियाँ दे रखी हैं। मेरा उनकी गंदी जुबान को जवाब देने का मतलब नहीं है कि जनता देख रही है कि जो अव्यक्ति जिसमें जितनी सड़न है वो उतनी बदबू बाहर निकालेगा। मेरा भाव सिर्फ इतना है, जब तक समाज सिमिलरिटी, समानता के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, इस देश का निर्माण नहीं हो सकता। जिन लोगों ने
मेरे पर आरोप लगाए कि राजकुमार सैनी भाईचारा खराब कर रहा है, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं कि आपको कौन से अधिकार हैं गालियां देने के? आप लोगों को कौन सा अधिकार था कि हमने आपको 5-5 मुख्यमंत्री बना के सिर के ताज बनाए? आप हमारा गला रेत देंगे, पूरे के पूरे समाज का सर्वनाश कर देंगे, आपके पास कौन सा राइट था? जबकि 27% ही पूरा कर देते। अगर 52 आप नहीं दे रहे थे तो 27 तो इनको देना चाहिए था और 23 तो शेड्यूल कास्ट को देना चाहिए था। लेकिन इस भाईचारे के आड़ में ये लोग ये चुप रहें, राजकुमार सैनी के लोग चुप रहें और हम इनका शोषण करते रहें और ये मूक दर्शक बनकर के देखते रहें। ये उन नेताओं जो इनके तड़वे चाटू नेता हैं, ये वो तो कर सकते हैं। राजकुमार सैनी अपने लोगों के साथ कभी भी बेहयाई या उनकी होते हुए शोषण को नहीं देख सकेगा। हमने पिछले 25 साल में आज तलक पीछे पलट के कभी नहीं देखा। समाज को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बड़ौदा सीट आप जीत करके एक बार लोगों को बताएं कि दलित और पिछड़ा भी इकट्ठा होकर के अपनी वोट डाल करके राज में जा सकता है, और जब ये लोग राज में होंगे फिर बताएंगे कि हिसाब कैसे पूरे होते हैं। फिर आपके बीडीओ भी लगेंगे, तहसीलदार भी लगेंगे, थानेदार भी लगेंगे। वो तब होगा जब हमारे लोगों की आंख खुलेगी। अच्छा, पिपली में अभी किसानों का आंदोलन हुआ क्योंकि केंद्र में अभी 3 अध्यादेशों को लेकर चर्चाएं होनी है, लेकिन अब जो लठकांड पिपली में हुआ और आप पूरी तरीके से उस एरिया को भी जानते हैं, अब बीजेपी आरोप मढ़ रही है कि ये तो विपक्ष का करा कराया खेल था, इसमें बहुत सारे नेता थे, वो भारतीय किसान यूनियन के बैनर के नीचे राजनीति कांग्रेस करवा रही थी या इनेलो करवा रही। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस सत्ता की इतनी भूखी है कि उसे और कोई राज बर्दाश्त हो नहीं सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि किसान के ऊपर भाषण कौन सी पार्टी ने नहीं दिया? बीजेपी ने नहीं दिया, चौटाला ने नहीं दिया। जब कंडेला कांड होता है तब किसानों के ऊपर लठ चलवाता है। महम में कांड होता है तब जो है ना बंसीलाल और दूसरे परिवारों का जो है ना लठ बरसाने का काम होता है, किसान जब करते हैं। बिजली के बिलों को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोगों को मरवा देते हैं। आज किसानों को बीजेपी मरवा रही है। सारी पार्टियां भाषण किसानों पे दे रही हैं। मैं कांग्रेस से भी पूछना चाहता हूं, बीजेपी से भी और ओम प्रकाश चौटाला से भी, कि भाई 20 किल्ले की ज़मीन वाले किसान की पोजीशन ये है कि अपने घर के ऊपर अगर एक दीवार खड़ी होगी तो प्लास्टर नहीं कर सकता, अगर उसके पास कोई और आमदन का साधन नहीं है। आप भी सत्ता में 3-3 बार रह लिए, ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी 10-15 साल इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर लोगों का शोषण कर चुके हैं। और अब बीजेपी, मैं कोई अलायंस की राजनीति में रहा, कोई डायरेक्ट की राजनीति में रहा, कांग्रेस भी फ्री हैंड रही है और बीजेपी भी अब फ्री हैंड 6 साल से है। मैं पूछना चाहता हूं कि फिर किसानों की आमदन डबल क्यों नहीं हुई? अगर किसानों की आमदन डबल आप करें तो सबसे पहले लागत मूल्य को कवर करना जरूरी है। आपके पास हिसार के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ जो आपकी लागत आती है, अगर आप लागत मूल्य ही दे दें किसान को तो किसान मर नहीं सकता। लेकिन आप लागत मूल्य से भी नीचे जाकर के अगर उसकी जिन्स खरीदेंगे तो फिर आप कौन से डबल करने की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है किसानों के ऊपर कोरी राजनीति होती है। आज भाषण सिर्फ किसान और मजदूर के ऊपर दिए जाते हैं, गरीब और दलित और पिछड़े पर दिए जाते हैं। वास्तविक तौर पर इन्हीं लोगों के ऊपर भाषण देकर के इन लोगों की रोटियां सीख रही हैं। कहीं ऐसा ना हो 10-5 साल के अंदर वो स्थिति आ जाए जैसे यूक्रेन के अंदर लीडरों को लोग जूते से मार मार करके डस्टबिन में धकेल रहे हैं, डस्टबिन में डालने लग रहे हैं। ऐसी स्थिति भी आएगी क्योंकि मक्कार और झूठे नेताओं को जनता समझ चुकी है और कभी ना कभी हम इनको समझाने में कामयाब भी जरूर होंगे। राजकुमार जी, मैं आपसे आज लंबी चर्चा कर रही है और लंबी चर्चा में हमने पूरा कैलकुलेशन भी निकाला है। और एक बात मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, प्रदेश में गठबंधन की सरकार है, इस सरकार को आप किस तरीके का, ये जो कार्यकाल है इनका 10 महीने का, उसको किस तरीके से देखते हैं? रांड पड़ी थी सुहागण पड़ी थी रांड के पैरों और उसने आशीर्वाद दे दिया कि मेरे जैसी हो जा। ये वही पोजीशन है सांप छुछुंदर की तरह कि ना निकले जा रहे ना कुछ खाए, मतलब छोड़े जा रहे। छोड़े तो नापुंसक, निकले तो गले में अटक जाएगी। दोनों पार्टियां, ना ही तो बीजेपी और ना ही चौटाला परिवार, लोग तो वही हैं।
ये बीजेपी अलग नहीं, कांग्रेस अलग नहीं। वही 100 लोग एमपी इधर से कांग्रेस से उठ करके बीजेपी में बने हुए हैं। जब बीजेपी का ग्राफ गिरेगा तो 100 लोग इधर से जाकर के बीजेपी में, वही लोग फिर टिकट ले लेंगे। ये दलित और पिछड़ा जिसकी हम आवाज़ हैं, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, मैं तो सिर्फ उनकी बात ही कहना चाहूँगा कि मित्रों, तुम इन पार्टियों के लेबलों को मत देखो, उन लोगों को देखो जो लोग हमेशा आपके पास 15-15 साल राज करने के बाद आज फिर भाषण दे रहे हैं। आप जूते फेंक करके उनको क्यों नहीं समझाते कि पहला अपना घोषणा पत्र लाओ, उस घोषणा पत्र में आपने कितनी कितनी नौकरियां देने का, कितने कितने बच्चों को रोजगार और किसान को कितने कितने फायदे देने के आपने घोषणा पत्र जारी किए थे। वो घोषणा पत्र लाए तब आप वोट मांगना। पहले वो घोषणा पत्र इनके हाथ में देख करके फिर पूछें कि कितनी नौकरी दी, कितने रोजगार दिए और कितने लोगों का भला आपने किया, पानी मिला या नहीं मिला, बिजली, अस्पताल, शिक्षा मिली या नहीं मिली। अच्छा, एक बात और, अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था और उसमें दीपेंद्र हुड्डा भी राज्यसभा में गए थे। उससे पहले जब शैलजा गई थी हरियाणा से, खासकर कांग्रेस पार्टी की मैं बात करूँ, तब हुड्डा ये कहता था कि ये जो राज्यसभा की सीट होती है ये शादी वाली घोड़ी की तरह होती है। आज क्यों उनको शादी वाली घोड़ी पर अपना ही बेटा बैठाना पड़ा? इस राजनीति को किस तरह देखते हो? और दूसरा, अशोक तंवर काफ़ी मेहनत करके यहाँ से चला ही गया, अब उसी स्थिति पर कुमारी शैलजा है, वो भी आज तक संगठन नहीं खड़ा कर पाई। आप लोगों को मालूम है, जो लोग एस्टेब्लिश हो चुके हैं इस दलित और पिछड़े में, ये जो हमारे चिच्चड़ हैं, मैं तो इनको चिच्चड़ कहूँगा, ये एमपी एमएलए नहीं है। जैसे भैंस का तो मोल लगता है, चिच्चड़ का मोल नहीं लगता। चिच्चड़ तो फ्री में जाते हैं। ये पार्टियां के जो बड़े नेता हैं, ये दिखावे के तौर पर दलित और पिछड़े की वोट कैप्चर करने के लिए ये सिर्फ मुखौटे लगाते हैं। चलती उन्हीं की है जिन लोगों के हाथ में सत्ता रही है। और मेरा भी मानना ये है, हमारे दलित और पिछड़े लोगों के भाई स्वार्थ इतने अंधे हो चुके हैं कि जिसके घर में एक आधी नौकरी किसी भी पार्टी के नेता ने लगवा दी, वो उसका दीवाना हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि मैंने 500-400 वोट समाज के और लोगों की भी दिलवाई थी, मैंने उनका क्या किया। सिर्फ अपने स्वार्थ में हमारे एमपी और एमएलए अपने पेट की भूख या अपने निजी कार्यों के लिए लोग डटे रहते हैं और समाज को बेचते रहते हैं। अभी सारे इस बड़ौदा चुनाव के अंदर सारे तितर बटेर जो है ना, सारी पार्टियां अपने यहाँ पर भेजेंगी। ठीक उसी प्रकार से कि एक शिकारी ने 2 तीतर पकड़ लिए और तीतर एक काट के खा लिया, दूसरा हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि भाई मेरी जान बख्शी जाए। वो कहने लगा जान तो मैं बख्श दूंगा, लेकिन आपको मेरा कहना मानना पड़ेगा। बोला क्या करना जी? भाई आपको जंगल में रस्सी बांध करके छोड़ूंगा और आपने शोर मचाना, पकड़ लिया, बचाओ बचाओ। जैसे ही आपके तीतर इकट्ठे होंगे मैं जाल फेंकूंगा और उनकी सबकी गट्ठड़ बांध करके मार्केट में बेचूंगा, किशमिश के दाने आपको भी डाल दूंगा, अपना भी घर चलाऊंगा। बोला जी ये तो मैं कर दूंगा, और एक ही तितर ने सारे जंगल खाली करा दिए। इसी प्रकार से हमारे एमपी एमएलए जो ये इन पार्टियों के तलबे चट्टू नेता बने हुए हैं, सिर्फ टिकट की भूख में कि हमारी राजनीति चलती रहे, इन लोगों ने ही इस समाज को बेचा है। अन्यथा ये अंधे लोग हैं, ये नहीं देख सकते कि हमारी हिस्सेदारी इस दलित और पिछड़े की क्या है। 75% दलित और पिछड़ा लोग, हिस्सेदारी 25%, 23% वाला का हिस्सा 23 और 52 वाला का 12, 25% हिस्सा लोग, 75% संविधान में सबके हिस्से बराबर लिखे हुए हैं, वोट सबकी बराबर है, और 25% लोगों के पास हिस्सा 75% है। ये अंधे लोग थोड़ा है जो दलित और पिछड़े के हमारे एमपी और एमएलए हैं। इनको सिर्फ अपने भूख से भूख है, समाज से कोई सरोकार इनका नहीं है। क्या नज़र आता है, जींद उपचुनाव भी आपने लड़के देखा था, अब फिर एक बार उपचुनाव में आप उतरे हो, इस चुनाव में क्या अलग रहने वाला है? हमें ये मालूम है कि अगर हमारे समाज को, जिनको हमने अवेयर किया है, जागृत किया है, अगर वो वोट डालने लगें जिस प्रकार के आश्वासन लोगों ने दिए, तो तीनों पार्टियों की जमानत जब्त हो सकती है। अगर पैसे की दलाली में लोग कहीं लालच में आए तो फिर जैसे पीछे से देश की ज़मीर बिकती चली आ रही है, तो उसके बारे में मैं क्या कहना चाहूँगा। मुझे ये पता है कि जितनी मेहनत मैंने लोगों को अवेयर करने में, जगाने में लगाई है, अगर उनकी आत्मा और ज़मीर जिंदा रही और वो लोग डटे तो सबकी जमानत जब्त होगी। और अगर पैसे का नंगा नाच जैसे होता रहा है बाई इलेक्शनों में, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि समाज कमज़ोर है, वो कहीं ना कहीं लालच में आ जाता है। लेकिन मैंने सबको कहा, लुटेरों को अगर आप लूट भी लेंगे
तो कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने ही हमारी चमड़ी बेच करके अपनी तिजोरियां पर रखी हैं। अगर लुटेरों को आप लूट लेंगे तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जमीर मत बेचना। गोवाना से आप चुनाव भी लड़ चुके और थोड़े से मार्जिन से आप हार गए थे, हालांकि समय आपके पास थोड़ा था, अब आपके पास समय बहुत है। तो बड़ौदा में क्या लगता है कि कोई बड़ा कमाल हो सकता है? जो पोजीशन इस वक्त बड़ौदा की है, सारी पार्टियां हमारे दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग देख चुके हैं और सभी से रोजगार और कारोबार के दुहाइयाँ दे चुके हैं, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं। यहाँ तक कि पीने का पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा कंप्लीट गलियों के अंदर 2-2 फुट पानी, कचरा भरा पड़ा है, कहीं सफाई का कोई इंतजाम नहीं। पूरी गलियों के अंदर गोबर और कचरा और पानी और बुरी हालत, तो फिर बीमारियां फैलेंगी ही। लोगों का जीवन स्तर क्या है वो देखने में सामने आ रहा है। लेकिन मेरा कहने का ये कि जितने बड़े बड़े गाँव हैं, कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 कर्मचारी तो उनमें सफाई वाले होने चाहिए। 2 गलियां उसको दी जानी चाहिए कि डेली ठा करके उसमें से मिट्टी कट्टा उठा करके गली साफ रखे। लेकिन हम अपने देश में सफाई कर्मचारियों को कुछ देना ही नहीं चाहते। हम तो सिर्फ उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं ठेका प्रथा के तहत। अगर उनको, जो लोग देश को साफ कर रहे हैं, उनको भी 20-30 हज़ार रुपये की सर्विस मिले तो वो भी चकाचक अपने देश को रख सकते हैं। लेकिन हमारे तो लूट मचाने वाले लोग ही इस देश को लूट रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए, क्योंकि चुनाव के अब कहीं ना कहीं घोषणा भी होने वाली है, तो कैंडिडेट को भी लेकर बात करनी आवश्यक है। तो क्या राजकुमार खुद चुनावी मैदान में दिखेंगे या फिर किसी का सारथी बनते दिखाई देंगे? हमारे पास कई लोग लाइन में हैं, लेकिन उनका फाइनेंशियल स्टेटस कितना मजबूत है वो देखना बाकी है, कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के चुनाव, जींद वाले चुनाव की तरह बीजेपी वाले हमारे कैंडिडेट को ही खरीद लें। इसलिए भरोसा बहुत सोच समझ के किया जाएगा। और अगर कोई भरोसे में मजबूत कैंडिडेट जो 10 रुपये खर्च कर सके, अगर कोई हमारे पास ऐसा मजबूत आदमी ना मिला तो फिर खुद चुनाव लड़ूंगा। ये थे हमारे साथ एक्स एमपी और एलएसपी के मुख्य जो नेता हैं राजकुमार सैनी। उनसे हमने आज पूरी तरीके से बड़ौदा चुनाव को लेकर और प्रदेश की सियासत को लेकर आज बातें की। और वीडियो आपको अच्छा लगे एक तो शेयर करना और हमारे चैनल को फॉलो अवश्य करें। और पूरी चुनावी यात्रा देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। और एमपी साहब, आप हमसे जुड़े, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आवाज़ आपकी उठाएंगे हम, दम आपका दिखाएंगे हम और मुद्दा आपका तहलका मचाएंगे हम। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहें खबर तहलका। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।